नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरे और एक्सेल एकेडमी की ओर से आप सभी दोस्तों को रिपब्लिक डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बहुत रोचक बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वो दिए गए हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, अर्थात 26 जनवरी ही वह स्पेशल तारीख क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है, इस बात को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 26 जनवरी, जैसे कि थंबनेल में ही आपने देख लिया कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस था, तो वह गणतंत्र दिवस में कैसे परिवर्तित हुआ, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये बात आज पहली बार आप सुन रहे हों, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ 1930 से 1930 क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात को हम समझेंगे। और 1950 क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो 1930 से 1950 की पूरी यात्रा को हम समझेंगे। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण, अर्थात इस यात्रा, जैसे यहाँ से यहाँ हमें जाना है, तो यहाँ पर दो प्रमुख पड़ाव हैं, एक है 1935 और एक है 1947। इस बात को भी हम समझेंगे। ये कंप्लीट, मतलब पूरी चर्चा होगी, कंप्लीट बात होगी और हम एक एक बात को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा उद्देश्य रहता है कि हम 5 मिनट 10 मिनट रुक करके बात कर लें, चीज़ों को पढ़ लें या सीख लें, जिससे कि हमें कोई संदेह ना रह जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगली जो हमारी, मतलब तीसरा सेकंड तक हमने चर्चा कर लिया। सेकंड जो है वो ये हो गया 1930 से 1950। और जो थर्ड है वह है लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, और इन तीनों में संबंध किस तरीके से हैं और ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 26 जनवरी, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, मतलब स्वतंत्रता दिवस जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड है या फर्स्ट है, देख लेता हूं मैं, फर्स्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे जरूर देखें, वहां पर कंप्लीट चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बताया गया कि 1929 का दौर है और यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज की बात करते थे, ये डोमिनियन स्टेटस के पक्षधर नहीं थे। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात शुरू कर दी। और यहाँ पर बताया गया कि यहीं पर यह घोषणा की गई कि अब हम 26 जनवरी 1930, क्योंकि यहाँ 1929 का दौर है और इसके कुछ दिन बाद, कुछ दिन मतलब 26 दिन बाद, 25 दिन बाद क्या होता है कि ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वे सभी 1930 से 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते थे। तो ये हम ऐतिहासिक बात को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम अपने मुख्य बिंदु पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे स्वतंत्रता दिवस की बात है तो इसके लिए 15 अगस्त मेन डेट है, और जो गणतंत्र दिवस है वह हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो जो यहाँ पर इसको अगर हम क्लियर करें तो ये 26 नवंबर 1949 का दौर है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था, तब हमने इसी दिन को संविधान लागू क्यों नहीं किया। और इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यही हो गया। और दूसरी बात, इस दिन अगर हम लागू कर लेते तो इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही हम क्या करते कि जब संविधान लागू हुआ तब हम गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर देते। लेकिन हमने 2 माह तक क्यों प्रतीक्षा किया, तो इसी का जवाब है, इसी का परिणाम है, इसी का जवाब है और इसी का परिणाम भी है। क्या है? 26 जनवरी, इसी का परिणाम और इसी का जवाब, इसी की प्रतीक्षा, जो भी आप कहना चाहें, वह है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी इन्होंने क्या कहा कि इसे हम एक महत्वपूर्ण दर्जा देना चाहते हैं,
स्थान देना चाहते हैं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उनके लिए अब यह गणतंत्र दिवस एक तरीके से याद के तौर पर ही हो जाएगा। जैसे कि अब अगर हम 26 जनवरी की बात आज कर रहे हैं तो इससे पीछे का जो इतिहास है वह हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की याद दिला रहा है। तो आशा करता हूँ यह बात आप अच्छे से समझ पाए होंगी। तो यहाँ तक की पूरी चर्चा हमने कर ली। तो यहाँ तक जितने भी पक्ष थे उन सबको हमने जान लिया। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि भारत शासन अधिनियम 1935 यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के संविधान में इसका 50% योगदान है। तो आप समझ सकते हैं यह कितना इम्पोर्टेंट था। तो वैसे भी विधि का जो शासन है वह ब्रिटेन की देन है, और जो यहाँ के उदारवादी, अपने देश के उदारवादी नेता थे, उनका क्या कहना था कि ब्रिटिश न्यायप्रिय हैं, और इसके साथ साथ जो यहाँ के ब्रिटिश हैं, मतलब भारत में जो राज कर रहे हैं, ये अत्याचारी हैं। और इनका क्या वजूद था, इनका जो उद्देश्य था, इनका जो कहना था वो यही था कि ब्रिटिश जो है वो न्यायप्रिय हैं और उनसे हम बातों को बता करके, अपनी समस्या को बता करके उनसे जो है अधिकार प्राप्त करेंगे। तो ये मामला था। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। अब यहाँ ये जो है कि ये बड़ा हिस्सा है, जब हम संविधान का निर्माण पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम इसे 1919 का एक्ट, इन सभी बातों को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ चुके। अब यहाँ जो हमारी दूसरी कड़ी है, दूसरी बात वो क्या है, वो है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें समझना और जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से पास कराए, फिर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर किए, तब जो है कि कंप्लीट हो गया। तो वैसे वहाँ पर मतलब यूके, ब्रिटेन की बात हो रही है कि हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन होते हैं, फिर इसके बाद वहाँ का जो क्या होता है किंग, वो हस्ताक्षर कर देता है और बात कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो ये मामला क्या होता है, तो हस्ताक्षर का जो मामला है उसकी डेट है 18/7/1947, मतलब कंप्लीट हो गया ये एक्ट यहाँ से। अब यहाँ पर जो बातें कही गई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया कि अब भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत है वो समाप्त हो जाएगी, इसके साथ साथ वाइसराय का पद भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा। लेकिन इसमें जो है कि ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और भारत की जो कैबिनेट है उसी के कहने पर किसका चयन होगा, किसके पद का चयन होगा, गवर्नर जनरल के पद का चयन होगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आगे इस बात को मैंने बता दिया है। तो यहाँ जो क्या बात है सबसे महत्वपूर्ण, गवर्नर जनरल वाली, तो वो क्या बताया गया कि 15/8/1947 यहाँ पर क्या था कि जो कौन थे, यहाँ पर थे माउंटबेटन, उन्हीं के नेतृत्व में हमें क्या मिली, आज़ादी मिली, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो आज़ादी क्या, डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन जो है कि हम 15 अगस्त 1947 को जो है कि अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण जो है कि अगर आप अमेरिका का भी लेना चाहें तो अमेरिका जो है कब मनाता है, 4 जुलाई को मनाता है। जबकि क्या हुआ था, जबकि 1776 इनकी जो है कि क्रांति मानी जाती है। तो यहाँ तक का मामला हम समझ चुके। लेकिन यहाँ पूरी जो बात कंप्लीट होती है वो शायद 1783 में जाके कंप्लीट होती है, जब पेरिस संधि की बात की जाती है। लेकिन इनके लिए क्या कहना था कि हम जो 13 राज्य थे, इनके 13 राज्य वो इन्होंने एकजुट होकर के कह दिया कि हम 4 जुलाई को स्वतंत्र हो गए हैं। जबकि यह युद्ध इतना लंबा खिंचा था, कब तक, 1976 से 1983 तक। तो ये पूरा मामला हमने देख लिया। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई। तो यही इंपॉर्टेंट है जो 15 अगस्त की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर दो डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जैसे 15 अगस्त 1947 की बात है, तो यहाँ पर अगर 14 अगस्त की बात की जाए तो 14 अगस्त तक वाइसराय और गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन इनको कहा जाता है। लेकिन 15 अगस्त की जैसी बात आई, तुरंत जो है वाइसराय का पद समाप्त हुआ और गवर्नर जनरल का पद बना रहा। और इसके बाद क्या होता है कि ये कब तक बने रहते हैं, ये बने रहते हैं 26/6/1948। और इसके बाद कौन बनते हैं, हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर ये बनते हैं। और इसके साथ साथ ये 25/1/1950
ये 25/1/1950 तक बने रहते हैं और जैसे ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है वैसे ही गवर्नर जनरल का जो पद था वह समाप्त हो जाता है, जिसके चलते इनका जो पद था वह भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, हेड ऑफ स्टेट, अभी आगे इस पर और चर्चा की गई है। आप जहां जहां मतलब डाउट की समस्या होती है वहां वहां तक मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रपति बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद अंतरिम तौर पर, क्योंकि चुनाव जो है वह तो 1952 में होता है और 1957 में भी यह जो है कि चुने जाते हैं। तो 52 से अपना 1962 तक इनका अपना काम चलता रहता है, जबकि जो है वो 2 वर्ष वह अंतरिम तौर पर रहते हैं। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या बचता है, अब यहाँ पर इसके बाद जो तीसरी प्रमुख लाइन थी वो ये है कि मतलब देखिए दूसरी लाइन आई तो उसको मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि जिससे कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर बताया गया कि संविधान सभा जो है उसकी इच्छा पर सब कुछ निर्भर होगा, वो जो चाहे वो बनाए। अब इसमें किसी भी प्रकार से किसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया, इसमें जो 1947 का एक्ट है, आप भूलिए नहीं उसे। तो यहाँ पर कहा गया कि भारत की जो संविधान सभा है उसको इतनी पावर दी जाती है कि वह इच्छा हो तो 1937 का और 47 का, 1935 का और 1947 का जो एक्ट है उसे भी निरस्त कर सकती है। तो यहाँ तक की पूरी बात हम समझ लिए। अब आइए हम जानते हैं 1950 का दौर, 26 जनवरी 1950 क्यों है इतना इम्पोर्टेंट, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 395 है वहां पर 2 बातें सबसे प्रमुख तौर पर हैं। सबसे पहली बात कि जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन से 1935 और 37 का जो एक्ट है वह समाप्त हो जाएगा और जो हेड ऑफ स्टेट है वह राष्ट्रपति होगा, किंग नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे लागू होता है तुरंत यहाँ पर जो किंग होता है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे डोमिनियन स्टेटस मिला था भारत को और यहाँ पर क्या था कि अब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। लेकिन डोमिनियन में क्या होता है कि जो यस1 राज्य है उसके अधीन यस2 राज्य चल रहा है, ये बात कही जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमने डोमिनियन स्टेटस के बारे में ये बात समझ ली। अब इसके बाद जब 1950 26 जनवरी, तो यहाँ पर हम संप्रभु हो जाते हैं, सॉवरेन जिसे कहा जाता है। तो पहले डोमिनियन, तो फिर इसके बाद अब हम सॉवरेन हो जाते हैं, अर्थात संप्रभु हो जाते हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया गया कि पहले हम डोमिनियन, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है कि 2 इंडिया और पाक 2 डोमिनियन की बात की गई 1947 में, और जब 1950 में बात आई तब जब क्या हुआ कि हम संप्रभु हो गए, तो ये डोमिनियन वाला जो लफड़ा था यह भी समाप्त हो गया। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया और इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात 26 जनवरी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उन सबको मैंने बता दी। अब इसके बाद जो प्रमुख बात है वो क्या है कि राजतंत्र और गणतंत्र। तो राजतंत्र की क्या बात है कि राजतंत्र में कहा जाता है कि जो राज्य है वह राजा का है, फला राज्य फला राजा का है। लेकिन जो गणतंत्र की व्यवस्था आ जाती है वहां पर क्या बताया जाता है कि यह राज्य जो है अब यह जनता के है, अर्थात जो शक्ति है वह पहले राजा के हाथों में थी लेकिन अब यह शक्ति जनता के हाथ में आ गई। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हमारे लिए सबसे प्रमुख है वह है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। तो अब हम लोकतंत्र की बात को समझने की कोशिश करते हैं और राजतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक एक शब्द को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात कही गई कि लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ होता है लेकिन राजतंत्र में रूल बाई लॉ होता है। यहाँ पर विधि का शासन होता है और यहाँ पर जो राजा बोल दे, जो कह दे, उसका दरबार जो है उसी को जो है कि क्या कहना है, सजा देना है, उसी को जो बातें हैं, अपराधी हैं उनको माफ करना है, जो भी काम है उसका सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल कौन है? किंग है। ये मोनार्की में होता था। यही बात यहाँ पर हमने समझा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोकतंत्र और गणतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कोशिश करते हैं, तो मैं मतलब वही बात है ना कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश ही कर सकता हूँ। कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं, कोई मास्टर तो हूँ ही नहीं, इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ, यही शब्द यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब आदत ना समझ ले मेरी,
नहीं तो आप समझे कि बार बार यही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अनुवांशिकी ना हो, वंशानुगत तरीके से कोई पद सृजन ना हो, तब हम क्या कहेंगे, गणराज्य कहेंगे। कहाँ भाग जा रहे हो भाई तुम। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया कि अनुवांशिकी ना हो करके निर्वाचन हो, कोई विशेष स्पेशल जो क्या है कैटेगरी ना हो, विशेष वर्ग ना हो, लेकिन इसके साथ साथ विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, रूल बाय लॉ ना हो। तो लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई। अब हम और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र और गणराज्य, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र गणराज्य नहीं हो सकते, उदाहरण है यूके, और सभी गणराज्य लोकतांत्रिक नहीं हो सकते, उदाहरण है चीन। जैसे अब फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो यूके है उसकी जो संरचना है उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या है, जो किंग है वह वंशानुगत तरीके से चल रहा है, लेकिन इलेक्शन तो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन ये जो शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसके चलते हम इसे गणराज्य नहीं कहेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं वह यहाँ पर लागू हो रही हैं। बात क्लियर। अब आइए चाइना बाबा के पास चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि सबसे प्रमुख बात गणराज्य। तो यह क्या है कि गणराज्य तो है, लेकिन चल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो और लोग हैं, या फिर यहाँ के जो यूथ हैं, उनको पता चल रहा है कि यूट्यूब चलाने की या अदर सोशल मीडिया चलाने की छूट ही नहीं है। पत्रकारिता पर भी बहुत कड़ा प्रतिबंध है। जीवन किस तरीके से जिया जाए ये सरकार तय कर रही है, आपके संबंध कैसे हों ये सरकार तय कर रही है। तो यहाँ पर कहाँ से लोकतंत्र आया, मतलब लोकतंत्र की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, व्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है, या फंडामेंटल राइट की कोई बात ही नहीं है। तो यही सब बात हमने देख लिया। अब जैसे जो यहाँ के मुस्लिम है उनको क्या किया जाता है, उनको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया जाता है, अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये सभी बातें किस बात को हमें बता रही हैं कि जो लोकतंत्र है वह चाइना में नहीं दिखाई देता, लेकिन गणतंत्र वाली बात दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई वंशानुगत तरीके से प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और मैंने एक एक शब्द को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।